हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आज तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के अंतर्गत मंत्रियों ने विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के दिए जवाब। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए हुई स्थगित। प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के हुए चुनाव की मतगणना का कार्य कल प्रातः शुरू होगा 8 बजे से। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतगणना शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए किए गए पुख्ता प्रबंध। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत करनाल लिंगानुपात सुधार में प्रदेश में रहा अग्रणीय। मुख्यमंत्री ने करनाल जिला प्रशासन को लिंगानुपात सुधार में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 2,50,000 रुपये की राशि के चेक व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। और संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 किया पेश। कहा, इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा जरूरतों को करना है पूरा। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आज तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के अंतर्गत और प्रश्नकाल व शून्यकाल के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिया गया। विधानसभा में स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, भूजल में फ्लोराइड, यूरेनियम, बेरोजगारी, शिक्षा, नशे, MSP पर फसलों की खरीद इत्यादि मुद्दों पर विधायकों द्वारा पूछे प्रश्नों का उत्तर मंत्रियों ने दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक प्रमोद विज द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्तमान में पानीपत में 8.5 एकड़ भूमि पर ESI हॉस्पिटल संचालित है और शीघ्र ही इस अस्पताल में एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या अधिक है, इसलिए एक अतिरिक्त ब्लॉक की आवश्यकता है। शीघ्र ही एक प्रस्ताव तैयार करके अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 में 5 वर्षों के तहत 34 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इलाज के लिए उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश में लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि रानिया निर्वाचन क्षेत्र में नहर आधारित जलपूर्ति और ट्यूबवेल आधारित योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में पेयजल में TDS की मात्रा अधिक है, वहां की जलापूर्ति को नहर आधारित योजनाओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेयजल सैंपलों की जांच के लिए प्रदेश के हर जिले में एक वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी भी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने विधायक चौधरी मामन खान द्वारा नूंह में बिना डिग्री व लाइसेंस के अवैध प्रसूति क्लिनिक चलाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश में यदि बिना डिग्री व लाइसेंस के कोई भी अवैध प्रसूति क्लिनिक चलाता पाया जाता है तो राज्य सरकार उसकी जांच करवाएगी और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और हरियाणा सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयों का गठन किया गया है और पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में 19.6% की गिरावट आई है। हत्या के मामलों में की संख्या भी घटी है और SC/ST अधिनियम के तहत मामलों में 30.7% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स ने वर्ष 2020 से 2024 के बीच न केवल अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जबरन वसूली, लूट और डकैती जैसे अपराध करने वाले गिरोहों पर लगाम लगाई है, बल्कि जघन्य अपराध में शामिल 542 मोस्ट वांटेड अपराधियों, गैंगस्टरों सहित कुल 1997 अपराधियों को गिरफ्तार करके बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने कहा कि STF द्वारा राज्य भर में संगठित अपराध में शामिल विभिन्न गिरोहों और अपराधियों पर लगातार बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम बिल्कुल स्टिक है और आगे भी हमारी सरकार स्टिक रहेगी, ऐसा नहीं है।
और इनमें से 542 मोस्ट वांटेड जिनके ऊपर इनाम था माननीय अध्यक्ष जी, उनको गिरफ्तार किया है। ऐसे अपराधी थे। 256 गैंगस्टर थे जो गिरोह के अंदर काम करते थे। हाँ, उसको पूरी डिटेल है उसके ऊपर काम किया। और अगर कोई विशेष माननीय विधायक जी का कोई विषय है, अलग से आकर के वो जानकारी ले सकता है, उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई कर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादूपुर नलवी की नहर के मुद्दे पर विपक्ष को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले साल 20 दिसंबर को जो फैसला दिया है वो दादूपुर नलवी के बारे में नहीं है। अपने फैसले में न्यायालय ने नहर को दोबारा बनाने को नहीं कहा है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस फैसले को एक बार खुद पढ़ें और ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP दायर करके चुनौती देने योग्य है। SLP दायर करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस नहर के निर्माण के लिए उस समय की सरकार पर्याप्त भूमि अधिकृत ही नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है। कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें। क्यों झूठा आरोप लगाते हैं? तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए। ये थोड़ी है भी गुमराह कर दो किसी को जा करके। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहाँ जवाब उनसे मांगा है भी, कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो ना आप। कहाँ लिखा है उसके अंदर भी इसको दोबारा बनाएं? कहीं नहीं लिखा उसके अंदर कि इन्होंने जो इस दादूपुर नलवी की जो ये बात कर रहे हैं 2247 एकड़ भूमि एक्वायर करनी थी, क्यों नहीं ये कर पाए? इनकी गलतियां थी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की इन्होंने किसानों के साथ भी इस प्रकार का धोखा और शोषण किया उनका। प्रदेश में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के हुए चुनावों की मतगणना का कार्य कल प्रातः 8 बजे से शुरू होगा। प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए आयोग की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। मतगणना के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया है। पूरी मतगणना प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए निर्वाचन सदन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। लिए गए हैं। गणना के समय ऑब्जर्वर्स जो हैं, पुलिस ऑब्जर्वर्स भी और जनरल ऑब्जर्वर भी रहेंगे, जो कि सीनियर IAS HCS अधिकारी हैं या IPS और HPS अधिकारी हैं। सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे सब तरह के इंतज़ाम हों। सभी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं और जो लोग पब्लिक होगी उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो। और बिजली विभाग से ताकीद की गई है कि बिजली की व्यवस्था निरंतर बनी रहे ताकि कोई व्यवधान ना हो काउंटिंग में। और पुलिस प्रशासन को भी कह दिया गया है कि काउंटिंग हॉल से जो स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल में मशीनें ले जाते समय पूरी सुरक्षा का प्रावधान हो ताकि कोई किसी प्रकार की हरकत ना हो पाए और जो मतगणना है वो सही सुचारू रूप से हो सके। धनपत सिंह ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में 26 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं और चुने गए सभी वार्डों सदस्यों को संबंधित RO द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जा चुका है। स्थानीय शहरी निकायों के जो चुनाव हुए हैं उसमें 26 जो अलग अलग वार्ड्स हैं डिफरेंट म्यूनसिपल कमेटीज़ में या काउंसिल्स में या कॉरपोरेशंस में वो निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें फरीदाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 36, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 22 और करनाल के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 11 से यमुनानगर के वार्ड नंबर 9 से निर्विरोध सदस्य चुने गए हैं। इसी प्रकार नगर परिषद अम्बाला सदर के वार्ड नंबर 24 से, थानेसर के वार्ड नंबर 7 से
और वार्ड नंबर 32 से निर्विरोध चुनाव हुआ है। पानीपत में हुए नगर निगम चुनाव की कल होने वाली मतगणना के लिए स्थानीय आर्य कॉलेज में केंद्र बनाया गया, जहां स्ट्रांग रूम में पुलिस को 2 लेयर की कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन रखी गई है। कल 365 बूथों की गणना के लिए 21 टेबल लगेगी और 19 राउंड में मतगणना पूरी होगी। शुरुआती रुझान 8:30 बजे से मिलने शुरू हो जाएंगे। डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना शांतिपूर्ण तरीके हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। मतगणना के दिन किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पार्टी के समर्थकों को 2 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था व सुरक्षा के लिए मतगणना स्थल के आसपास जीटी रोड पर नाके लगाए जाएंगे। पहले से गार्ड लगी हुई है। 365 टोटल बूथ और 26 वार्ड की काउंटिंग 12 तारीख को सुबह 8 बजे से आरंभ होगी और उसके लिए जो सुरक्षा गार्ड है हमारी पहले से लगी हुई है, लेकिन काउंटिंग के दौरान कुछ ड्यूटियाँ और लगेंगी। उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काउंट करके हम ड्यूटीज़ लगाएंगे। डीएसपीज भी उसमें लगेंगे, इंस्पेक्टर एसएचओज भी लगेंगे और सभी रैंक की फोर्स उसमें तैनात होगी और बड़े सुरक्षित और शांतिपूर्वक तरीके से काउंटिंग करवाई जाएगी। कानून व्यवस्था हमारी ठीक रहे, जैसे बाहर हम नाके लगाएंगे ताकि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो अंदर ना जा सके, उसके लिए बाहर की पहला घेरा होगा आउटर का। उसके बाद इनर जहाँ पर काउंटिंग होगी वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना करे और अनऑथराइज्ड आदमी वहाँ पर ना एक्सेस ले पाए। इस प्रकार से हमने फोर्स की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर की। देखिए जो गेट है बाहर जीटी रोड पर जो कॉलेज का गेट है उससे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा अनऑथराइज्ड पर्सन को। केवल ऑथराइज्ड पर्सन जो कैंडिडेट हैं या कैंडिडेट के एजेंट्स हैं जिनको आई कार्ड प्रशासन ने जारी किया हुआ है, केवल वही आदमी अंदर जा सकेंगे। यमुनानगर के निगम चुनाव की मतगणना कल आईटीआई में की जाएगी। मतगणना तय समय के अनुसार सुबह 8 बजे शुरू होगी। इसके बाद यमुनानगर में मेयर और 21 वार्डों के पार्षद चुने जाएंगे। वार्ड नंबर 9 से पहले ही भावना बिट्टू निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं। इससे पहले ईवीएम मशीनों को कड़े पहरे और सीसीटीवी में रखा गया है। रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम सोनू राम ने बताया कि 24 घंटे ईवीएम मशीनों की निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि मतगणना को लेकर सभी तरह के प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। 22 वार्ड उनकी काउंटिंग 12 मार्च 2025 को हमारे आईटीआई के प्रांगण में यहाँ पर होने निर्धारित हुई है। जो अरेंजमेंट्स यहाँ पर करने थे हमने, चाहे काउंटिंग हॉल का निर्माण करना है वो भी थोड़ा सा रह गया है, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा टीम्स को समझा दिया गया है कि उनको किस तरह से सिटिंग करवाई जाएगी, कैंडिडेट्स को पारदर्शिता रहे इस और उनको विश्वास रहे सारी काउंटिंग प्रोसेस पर। ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी हुई है, वहाँ पर राउंड द क्लॉक हमारा सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती रहती है। जो कैंडिडेट्स हैं उनके एजेंट्स हैं उनको भी मॉनिटरिंग करने के लिए पूरी व्यवस्था करवाई गई थी। इसके अलावा अब स्ट्रांग रूम से यहाँ तक जो आएगा उसके लिए अलग से बैरिकेडिंग कर दी गई, कॉरिडोर बिल्कुल अलग बना दिया गया, वहाँ किसी की एंट्री नहीं है। वहाँ पर हम सीसीटीवी के माध्यम से और फोटोग्राफर के माध्यम से निगरानी रख रहे हैं और उस सब पर हमारी नज़र रहेगी। तो मशीन जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है और किसी का भी अगर किसी तरह का संदेह भी हो तो हम ओपन है क्वेरीज के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रदेश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। करनाल लिंगानुपात सुधार में 1000 लड़कों की तुलना में 926 का आंकड़ा पार कर प्रदेश का सिरमौर बन गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में करनाल जिला प्रशासन को लिंगानुपात सुधार में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 2,50,000 रुपये की राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि वर्ष 2014 में जिला में लिंगानुपात 886 था। वर्ष 2023 में लिंगानुपात 908 हो गया, जो कि वर्ष 2022 के लिंगानुपात से 5 पॉइंट ज़्यादा था। गत वर्ष 2024 में लिंगानुपात सुधरकर 926 का आंकड़ा पार कर गया, जो कि वर्ष 2014 की तुलना में 40 पॉइंट ज़्यादा है। जिला स्वास्थ्य विभाग की सर्जन और पीएनडीटी प्रभारी डॉक्टर शीनू शर्मा ने लिंगानुपात में लड़कियों की संख्या में इजाफा होने की वजह बताते हुए कहा कि पंजीकरण के बगैर किसी भी सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने पर सख्ती से रोक लगाई है। इसके अलावा हमने 2024 से गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना शुरू किया। इसमें अगर कोई भी महिला अगर गर्भपात करवाती है तो इसकी जानकारी विभाग तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि CWC के पास 20,000 से भी ज़्यादा ऐसे दंपति हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। लोग उनसे संपर्क करें।
इम्प्लीमेंट की थी कि जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनकी अर्ली रजिस्ट्रेशन होगी विद इन 3 मंथ्स। उनको खुद को गवर्नमेंट के पास विलेजेस में जैसे ANMs हैं उनके पास रजिस्टर कराना होता है। अगर वो रजिस्टर हो जाती हैं उसके बाद ही उनको एक नंबर दिया जाता है और एक MCP कार्ड दिया जाता है जो वो उनकी फ्रेश प्रेगनेंसी को रजिस्टर का शो करता है। वो लेके ही वो जाएंगी तो ही वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वाले अल्ट्रासाउंड करेंगे और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी जो भी उनके ट्रीटमेंट्स देने हैं वो देंगे। अगर फर्स्ट विजिट पे जाती है उसको नहीं पता है वैसे तो हमने इतनी मीटिंग्स ले डाली हैं कि हर प्रेग्नेंट फीमेल को अब पता होता है कि अगर कोई भी ये प्रेग्नेंट है तो वो जाके सबसे पहले अपना नाम रजिस्टर कराए। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि विभाग का टीम वर्क सराहनीय रहा, जिस कारण से करनाल व यमुनानगर जिले में लिंगानुपात के आंकड़ों में सुधार हुआ है और प्रदेश में अव्वल स्थान पर आया। उन्होंने बताया कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए PCPNDT अधिनियम के तहत निगरानी रखी जाती है। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। टीम वर्क के चलते करनाल जिला इस उपलब्धि को हासिल करने में सफल हुआ है। शो और जमुनानगर दोनों के जिलों की शो में दोनों को फर्स्ट प्राइज दिया गया है, जिसमें कि माननीय उपायुक्त महोदय करनाल को प्रशस्ति पत्र व कुछ राशि जो दी गई है ये नाम की, साथ में अन्य विभाग जो WCD व SDCO जो हमारे गुरचरण सिंह जी हैं उनको भी इस बार प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो ये बड़े जिला करनाल के गौरव की बात है कि हम अपने इस कार्य में हरियाणा में प्रथम रहे। जिला करनाल हमेशा से ही काफ़ी अच्छा वो कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है। होली के अवसर पर अंबाला के बाजारों में रौनक लौट आई है। रंगों के इसी त्यौहार के लिए बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। इस बार क्रिकेटर और कार्टून वाली पिचकारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस बार बाजारों में खास फूलों से बने रंग आए हैं जो लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लोगों ने बाजारों से होली की खरीदारी शुरू कर दी है। होली को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कुछ दिन बाद रंगों का त्यौहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दुकानदारों ने बताया कि इस बार बाजार में खास फूलों वाला गुलाल आया है जिसका लोगों की सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस बार अलग अलग तरह के रंग और गुलाल के पटाखे, नई तरह की पिचकारियां लोगों और बच्चों को खूब पसंद आ रही हैं, जिससे वे खरीद रहे हैं। इस बार होली पे बहुत अच्छे अच्छे कलर आए हुए हैं। नेचुरल कलर है, प्राकृतिक कलर है जो फूलों से बनाए जाते हैं। जैसे हमारे हर्बल गुलाल है जी, हर्बल गुलाल है हमारा, ये फूलों से बनाया हुआ कलर होता है। इसके स्किन का बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो मार्केट में डुप्लीकेट कलर वगैरह मिलते हैं उसके आगे हमने सारे ब्रांड कलर लगा रहे। लोग सारे जितने भी एक बढ़िया प्रोडक्ट लेना जिससे अपने बच्चों का कोई आंखों का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई स्किन का इन्फेक्शन ना हो जाए, ऐसी चीजें खरीदना पसंद कर रहे हैं लोग। और अच्छे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए अच्छे रेटों में दे रहे हैं। इस साल होली का लोगों में क्रेज इतना बढ़ गया है कि आप देख सकते हैं गुलाल सिलेंडर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक गन्स, म्यूजिकल पिचकारियों की डिमांड इतना ज्यादा है। आप देख सकते हैं इस बार सिलेंडर छोटे से लेके बड़े तक 8 किलो तक, 2 किलो, 4 किलो सबकी डिमांड सबसे ज्यादा है। और गुलाल को लेकर जैसे आपको इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, होली की उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है लोगों की। वहीं दुकानों पर रंग खरीदने आए लोगों ने बताया कि बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं और होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। होली पर रंगों और मिठाइयों की खरीदारी चल रही है। और हर प्रकार जो है पहले से जो है ज्यादा रेट से बहुत कम रेट में यहाँ सामान मिलता है। और यहाँ पे हमने जो है होली को देखते हुए जो है सभी प्रकार के जो है रंग लिए हैं, सूखे रंग लिए हैं जो स्किन को खराब न करे। और बढ़िया जो है होली को देखते हुए जो है सभी प्रकार के हर बार जो है यहाँ से जो है सस्ते से सस्ता रंग लेते हैं। खास लगा है। रबी फसल के सीजन में खरीद के लिए भिवानी में सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। सरसों 15 मार्च से और गेहूं 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में खरीदी जाएगी। फसल खरीद को लेकर जिला प्रशासन ने मार्केट के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल ही सरकारी खरीद पर होगी। सरकार के निर्देशानुसार फसल की खरीदारी टोकन के हिसाब से होगी। जिला में भिवानी मंडी के अलावा अन्य मंडी में सरसों की खरीद कार्य
किया जाएगा। गांव धनाना, चांग, खरक, कैरू में खरीद केंद्र स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा सरसों का भाव 5,950 रुपये तथा गेहूं का भाव 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि मार्केट कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मंडी में आने वाले किसानों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों के लिए पीने के स्वच्छ पानी, शौचालय की व्यवस्था की गई है। बारिश से फसल को बचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, इसलिए दूसरे राज्यों से फसल आने की संभावना के मद्देनज़र पैनी नज़र रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों की टीम में गठित हो चुकी हैं। यह टीम आढ़तियों के फिजिकल वेरिफिकेशन करने का काम करेगी। जो संबंधित अधिकारीगण हैं उसमें सभी एसडीएम साहिबान हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटीज है, डीएमईओ हैं और सबको विस्तृत जो अरेंजमेंट्स करने के लिए हमने हिदायत कर दी है। और जो आड़ती है उनको भी हमने हिदायत की है कि जो जरूरी चीज़ें हैं, चाहे उसमें तिरपाल की व्यवस्था करना है और रैक्स की व्यवस्था करना है, साफ सफाई का है, वो हमने उनको दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जो मार्केट कमेटीज हैं और जो एक्शन मार्केटिंग बोर्ड है उनको भी हमने हिदायत की है कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं मंडियों में वो पूरी करें, ताकि हमारे यहाँ पे 3 परचेज सेंटर हैं, चांग, धनाना और बांडा एडी, और 2 रेगुलर मंडियां हैं जैसे भवानी खेड़ा है और भिवानी है। भिवानी के साथ साथ हम हमारी एडिशनल टीएमसी मंडी है, चारा मंडी जिसको बोलते हैं, उसमें भी खरीद करवाई जाती है। तो इसमें खरीद के बारे में हमने अपनी तैयारियां शुरू कर रखी हैं और समय से पहले हमारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें खरीद में जो है किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। टाइम से उसके गेट पास जारी किए जाएंगे। उनके लिए पानी की पीने की व्यवस्था है और रुकने की व्यवस्था है और जैसे लाइट की व्यवस्था है, सब चीज़ों उपलब्ध है। उत्तर रेलवे होली के मौके पर यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए 400 से अधिक विशेष ट्रेनें चला रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि होली पर घर आने जाने के लिए बड़ी संख्या में इन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 21 मार्च तक विभिन्न राज्यों के बीच ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। दिल्ली पटना के बीच वंदे भारत होली स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। यात्रियों की सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर ऑन डिमांड विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। अतिरिक्त स्टाफ की भी तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पर प्रवेश केवल उन्हीं यात्रियों को दिया जाएगा जिनके पास यात्रा के लिए वैध ट्रेन टिकट होंगे। चार 400 से ज्यादा अनाउंस्ड स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी संख्या है। हम लोगों ने विशेष रूप से हर सेगमेंट ऑफ पैसेंजर्स का ध्यान रखा है। जैसे जो हायर सेगमेंट के पैसेंजर्स हैं उनके लिए हमने इस बार स्पेशल वंदे भारत होली स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है, जो नई दिल्ली से पटना जाएंगी। ये 8/9 से 20/21 मार्च तक सुविधाएं और सेवाएं देंगी। इस बार हम लोगों ने विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया का विकास किया है। जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 26,000 स्क्वायर फीट का होल्डिंग एरिया डेवलप किया गया है, जिसमें से 12,000 स्क्वायर फीट का एरिया वाटर प्रूफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने पंजाब और चंडीगढ़ के दौरे के अंतर्गत बठिंडा पहुंची। राष्ट्रपति बठिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई दी और छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं से कहा कि जिज्ञासा व्यक्ति को नई जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुक रखती है। साथ ही राष्ट्रपति ने महिला पदक विजेताओं की सराहना करते हुए कहा कि महिला विकास समाज के विकास का दर्पण है। 5 अच्छी बातों को अपने जीवन के हिस्सा बना लीजिए
ये 5 अच्छी बातें हैं: जिज्ञासा, मौलिकता, नैतिकता, दूरदर्शिता और सहजता। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। किसी भी व्यक्ति को निरंतर नई जानकारी पाने के लिए उत्साहित रहनी चाहिए। आप अपने निजी जीवन अथवा कार्य क्षेत्र के बारे में जो भी अवसर चुने वे तत्कालिक लाभ पर आधारित ना होकर आपकी योग्यता और रुचियों का स्थायी रूप से उपयोग करने की संभावना पर आधारित होने चाहिए। प्रायः टेक्नोलॉजी और कार्य क्षेत्रों में हो रहे बदलाव की तेज गति पर जोर दिया जाता है और ये ठीक भी है। राष्ट्रपति ने बठिंडा एम्स के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत की। राष्ट्रपति आज शाम मोहाली में पंजाब सरकार की ओर से सम्मान में रखे गए नागरिक स्वागत कार्यक्रम में भी शामिल होंगी, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत आज की कार्रवाई के दौरान लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य अप्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाना है। विधेयक में पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज, वीज़ा और पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। कानून की बहुलता और ओवरलैपिंग से बचाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करना है। इससे पहले कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक को कल राज्यसभा ने अपनी मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करना है। इसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्ति बढ़ाना और कार्यप्रणाली तथा स्वतंत्रता को बढ़ाना है। लोकसभा ने पिछले वर्ष ही इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी। सांसद सुभाष बराला ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य रेलवे के प्रशासनिक कामकाज को और अधिक सुचारू, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड को कानूनी समर्थन प्रदान करना है, जिससे रेलवे में व्यापक बदलाव आएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने और सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर सुधार कर रहा है। पिछले 11 वर्षों में 34,000 नई पटरियां बिछाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 45,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेलवे और यात्री सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।